जी, डाटा स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को देखा। लिंक लिस्ट क्या है, उसे हम कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट से नोड कैसे लिंक लिस्ट के अंदर क्रिएट की जाती है, न्यू डाटा टाइप कैसे नोड की फॉर्म में बनाई जाती है, देन लिंक लिस्ट को कैसे कंपोज किया जाता है, उसके अंदर नई वैल्यूज़ ऐड कैसे की जाती हैं, उन्हें ऑलरेडी मौजूद वैल्यूज़ के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। हमने ये कोड देखा, उसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी देखी और उसे हमने पिक्टोरियल फॉर्म में यानी हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी कि किस तरह से वैल्यूज़ जो नहीं आती हैं उनको हम लिस्ट के अंदर उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पे प्लेस करते हैं। साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लिंक लिस्ट के अंदर हमने कुछ और फंक्शंस उसके देखे, लाइक लिंक लिस्ट के हमने स्टार्ट पे जाना है तो उसके लिए हम कैसे कोड यूज़ करेंगे, सॉरी लिंक लिस्ट में हमने नेक्स्ट में मूव करना है तो उसके लिए हम कैसे क्या कोड यूज़ करेंगे, उसका कोई हमने करंट वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए क्या कोड होगा। यानी बेसिकली हम लिंक लिस्ट की क्रिएशन, नोड की क्रिएशन, लिंक लिस्ट में नई वैल्यूज़ ऐड करना, उन्हें पुरानी वैल्यू के अंदर एडजस्ट करना और लिंक लिस्ट के करंट वैल्यू को शो करवाना एंड जो है करंट लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करना। हमने यहाँ तक देखा था। नेक्स्ट मूव करते हैं कि लिंक लिस्ट में हमने अगर लिस्ट के स्टार्ट वाले एलिमेंट पे जाना है तो लिस्ट के स्टार्ट वाले एलिमेंट पे जाने के लिए क्या कोड है। बेसिकली स्टार्ट वाले एलिमेंट पे जाने के लिए लास्ट करंट नोड को हेड नोड असाइन किया जाएगा और करंट नोड को भी हेड नोड असाइन कर दिया जाएगा। यानी जब लास्ट करंट नोड लिस्ट के स्टार्ट पे जाने का मतलब है कि जब हम हमारी लोकेशन जो है हमारा जो लोकेशन को हमारी जो लिस्ट के अंदर मूवमेंट करने वाला जो मार्कर है, पॉइंटर है, वो बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाए। और स्टार्ट हमारी लिस्ट का क्या होता है, हेड नोड। तो अगर हम लास्ट करंट नोड को और करंट नोड दोनों को हेड नोड पे ले जाते हैं तो फिर हमारी लिंक लिस्ट कहाँ पे पहुँच जाती है, यानी लिंक लिस्ट में करंट पॉइंटर कहाँ पे पहुँच जाता है, स्टार्ट पे पहुँच जाता है। ठीक है जी, ये स्टार्ट का कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव। अब अगर लिंक लिस्ट में से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो रिमूव कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या कोड है और रिमूव करने के बाद बाकी लिस्ट में क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, अगर इस लिस्ट में से रिमूव किया जाता है 6 को तो 6 के निकलने से अब 6 कनेक्शन 8 के साथ नहीं रहेगा, बल्कि जो कनेक्शन 6 का 8 के साथ था वो कनेक्शन 2 का 8 के साथ बन जाएगा। ठीक है, एक बात फिर से रिकॉल करने की ज़रूरत है कि लिस्ट के अंदर हमने पहले ही कहा था कि चाहे एरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, उसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट हमेशा करंट लोकेशन से नेक्स्ट करते हैं, लेकिन जब रिमूव करते हैं तो करंट वाली नोड को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हमारे पास करंट जिस तरह रिमूव करने के बाद हमारा करंट जो है वहाँ पे ही रहता है जिस लोकेशन से हमने रिमूव किया था, लेकिन वहाँ पे एलिमेंट रिप्लेस हो चुका होता है। लेकिन ऐड करते हुए हम करंट से आगे ऐड करते हैं और करंट को भी हम आगे मूव करते हैं। बहरहाल जी, रिमूव करने का तरीका देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कहीं करंट नोड नल तो नहीं है या फिर करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू हेड नोड, कि ऐसा तो नहीं है कि जो है लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं या फिर लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट होने का मतलब ये है ना कि करंट नोड अगर हेड नोड पे है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट भी नहीं, हम कह सकते हैं लिस्ट अभी स्टार्ट हुई है, उसके अंदर हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, मतलब स्टार्ट ऑफ द लिस्ट पे पॉइंटर करंट पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर तो हमारे पास ये कंडीशंस नहीं है, यानी कि करंट नोड नल भी नहीं है और करंट नोड हेड नोड पे भी नहीं है, यानी लिस्ट खाली नहीं है, तो फिर हम उससे वैल्यू रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा, रिमूव करने के लिए बेसिकली हमने क्या करना है, जब 6 को निकालेंगे तो 6 के पास एड्रेस है 8 का और 2 के पास एड्रेस है 6 का। अब जब 6 चला जाएगा तो 2 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, 8 का एड्रेस होना चाहिए, और वो एड्रेस किसके पास था, 6 के पास। तो 6 को जाते जाते हम 6 से पहले उससे आगे जो नोड था उसका एड्रेस निकलवाएंगे और वो एड्रेस हम रखवा देंगे 2 के पास। ठीक है, फिर हम 6 को आसानी से निकाल देंगे और 6 को निकाल देंगे तो अब 2 का कनेक्शन 8 के साथ होगा, 6 के साथ नहीं होगा। और उस केस में करंट नोड और लास्ट करंट नोड के साथ क्या करना है उसे देखते हैं जी। देखिए जी, टू जिसको हम रिमूव करें वो करंट नोड है और करंट नोड से पिछली नोड को हमने बताना है कि अब उससे आगे ये वाली करंट नोड नहीं है बल्कि उससे आगे वो नोड है जो पहले इस करंट नोड के आगे थी। तो हम इसका मतलब है करंट नोड से पीछे कौन सी नोड है, लास्ट करंट नोड है। हम लास्ट करंट नोड के पास जाएंगे और लास्ट करंट नोड के सेट नेक्स्ट में यानी उसके एड्रेस वाले पोर्शन में वो वैल्यू सेट करवाएंगे जो करंट नोड के नेक्स्ट में है। तो करंट नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन से हमने डाटा गेट किया, याद करें गेट नेक्स्ट सेट नेक्स्ट के फंक्शन
आपके पास नोड के एड्रेस वाले पोर्शन को गेट या सेट करवाने के लिए, यानी वहाँ वैल्यू रखवाने के लिए, वहाँ से वैल्यू लेने के लिए यूज़ होते हैं। तो हम करंट नोड के साथ गेट नेक्स्ट करके उसके एड्रेस वाले पोर्शन में से एड्रेस निकालते हैं। वो हम कहाँ पे रखवाते हैं, लास्ट करंट नोड के सेट नेक्स्ट में रखवाते हैं, यानी करंट नोड से जो पिछली नोड है उसके एड्रेस वाले पोर्शन में हम वो एड्रेस रखवा देते हैं। अब हमें इस करंट नोड से कोई काम नहीं, हमें इतने काम था कि ये जाते भाई ये बता जाए कि इससे अगले वाली नोड कहाँ पे पड़ी हुई है। तो वो हमने इसके यहाँ से एड्रेस वाले पोर्शन से निकाला और लास्ट करंट नोड को बता दिया कि जो करंट नोड से रिमूव होने लगी है उससे आगे कौन सी नोड थी, वो नोड अब लास्ट करंट नोड के साथ अटैच हो जाएगी। वो हमने निकाला और फिर हमने कर दिया करंट नोड को डिलीट कर दिया, और साथ ही साथ हमने करंट नोड को क्या असाइन कर दिया, करंट नोड को हमने लास्ट करंट नोड का गेट नेक्स्ट असाइन कर दिया। यानी करंट अब कहाँ पे जाएगा, करंट वहाँ पे जाएगा। करंट बेसिकली अब अगर 6 रिमूव हो गया है तो 6 की जगह पीछे कौन आ गया, 8 आ गया, तो करंट 8 पे जाना चाहिए। अब 8 का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, अभी अभी हमने 8 का एड्रेस 6 के एड्रेस वाले पोर्शन से निकाल के 2 में रखा है, तो हम यानी लास्ट करंट के एड्रेस वाले पोर्शन से गेट नेक्स्ट करके उसका एड्रेस निकालेंगे और वो किसको दे देंगे, करंट नोड को दे देंगे। तो अब करंट हमारा किस पे पॉइंट आउट करेगा, 8 पे पॉइंट आउट करेगा, और साथ ही साथ क्या कर दिया जाएगा, लिस्ट में से एक वैल्यू रिमूव हुई है तो साइज भी डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा। हाँ जी, ये देखें, ये हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीजर बताएं तो फर्स्ट स्टेप में जो है लास्ट करंट नोड को हमने बताना है कि 6 निकल जाए तो उससे नेक्स्ट कौन सा होगा। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट वाली जो फर्स्ट नंबर से जो हाईलाइटेड जो लाइन ऑफ कोड है वो रन होगी। फिर दूसरे स्टेप करंट नोड को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब हमारे पास नया कनेक्शन जो बनेगा, 6 निकल गया, 2 का 8 किस कनेक्शन बन गया, हमारे पास करंट नोड कहाँ है, कहाँ आएगा वो हमने देखना है। तो करंट नोड को हमने लास्ट करंट नोड के जो एड्रेस वाला पोर्शन है उसका एड्रेस असाइन कर देना है, और साथ ही साथ फोर्थ स्टेप पे हमने क्या कर देना है, साइज़ को डिक्रीमेंट करके एक कम कर देना है, क्योंकि अब लिस्ट में से एक एलिमेंट निकल गया। तो ये है जी हमारे पास रिमूव का कोड। ठीक है, जब भी हमने कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो उस वैल्यू को रिमूव करने से पहले स्टेप 1 पे हमने उसके एड्रेस पोर्शन में से एड्रेस निकाल लेना है, और जो उस नोड से जिस नोड को रिमूव करना है, जब भी हमने करंट नोड को रिमूव करना है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि रिमूव हमेशा करंट नोड होती है, तो जब भी हमने करंट नोड को रिमूव करना है तो करंट नोड के एड्रेस वाले पोर्शन से हमने एड्रेस निकाल लेना है, और करंट नोड से पिछली नोड यानी लास्ट करंट नोड के एड्रेस वाले पोर्शन को दे देना है, जैसे कि स्टेप 1। और फिर हमने उस करंट नोड को डिलीट कर देना है, और करंट नोड वाला जो हमारा पॉइंटर है उसको हमने अब जो करंट लोकेशन पे आई है वैल्यू, यानी जो लास्ट करंट नोड से नेक्स्ट वाली है उसके पास ले जाना है। तो लास्ट करंट नोड के एड्रेस वाले पोर्शन से हम वो एड्रेस निकाल के करंट नोड को दे देते हैं, और साथ साथ हम साइज डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है। हमने कहीं से भी अगर लिस्ट में से वैल्यू रिमूव करनी है तो यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। लिस्ट की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाए, लिस्ट की लेंथ बेसिकली ये है कि लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर सिंपली हम लेंथ रिटर्न करते हैं साइज़, तो लिस्ट का साइज़ रिटर्न करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि साइज़ एक ऐसा वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है लिस्ट के अंदर जो कि ये याद रखता है कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जब भी कोई नई वैल्यू आती है तो साइज़ को इंक्रीमेंट किया जाता है। ऐड के फंक्शन के अंदर जब भी कोई वैल्यू रिमूव होती है तो उसको साइज़ में डिक्रीमेंट किया जाता है रिमूव के फंक्शन के अंदर। अच्छा, ये जी वो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं जो कि लिस्ट की क्लास में हमें चाहिए थे, जो कि हमने यूज़ किए हैं। साइज़ का हमने वेरिएबल यूज़ किया और 3 हमने पॉइंटर यूज़ किए, जिसमें से हेड नोड, करंट नोड और लास्ट करंट नोड, और स्टार्ट पे हमने लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में इन सब को नल रखवाया था और साइज़ को हमने 0 रखवाया था। ठीक है जी। हाँ जी, ये एक प्रॉपर लिस्ट का यूजेज दिखाया गया है, जिसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर एक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसके साथ ऐड के कुछ फंक्शंस को कॉल किया गया है। लिस्ट के स्टार्ट पे गए हैं, फिर लिस्ट के नेक्स्ट पे अगर पॉसिबल है वाइल लिस्ट डॉट नेक्स्ट, तो फिर लिस्ट के एलिमेंट्स को गेट किया है। यानी जब तक क्या किया गया, सबसे पहले लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ जो है ना हमने लिस्ट के अंदर ये 6-7 वैल्यूज़ ऐड की हैं, और फिर पॉइंटर को स्टार्ट पे ले गए हैं और लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें शो करवाया। उसके लिए हमने कंडीशन लगाई है, जब तक लिस्ट डॉट नेक्स्ट हमारे पास ट्रू रहता है, यानी जब तक हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट का फंक्शन देखा था जिसके अंदर हमने ये कंडीशन लगाई थी कि अगर हमने ये देखना है कि करंट नोड या लास्ट करंट नोड हमारे पास
नल तो नहीं है, अगर हमारे पास या साइज़ हमारे पास 0 तो नहीं है, या हमारे पास वो हेड पे तो नहीं है करंट नोड, तो उसके लिए नेक्स्ट को यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल होगा और देखेगा कि लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि हमने स्टार्ट पे ले गए हैं पॉइंटर को। स्टार्ट से हम चेक करना शुरू करेंगे। स्टार्ट पे हमें पता चलेगा लिस्ट के नेक्स्ट में अगर हाल ही नहीं है, यानी कोई वैल्यू मौजूद है, तो एलिमेंट को शो करा दिया जाएगा। फिर जो है हमारे पास कंट्रोल वापस वाइल पे जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, अप टू सो ऑन। हम 7th एलिमेंट तक पहुंच के लिस्ट को गेट करेंगे। जब 8 पे जाने की कोशिश करेंगे तो 8 हमारे पास, 7 पे जाएंगे जब हम, तो 7 के लास्ट में हमारे पास नल स्टोर होगा। नल होने की वजह से ये हमें नेक्स्ट जो है इस लूप से बाहर ले आएगा, और इस तरह से हम ये 5, 13, 4, 8 और इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करवा के शो करवा सकते हैं इस पीस ऑफ कोड के थ्रू जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। लिंक लिस्ट को हमने समझ लिया, हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि हमने कंप्यूटर के अंदर अगर अपनी मेमोरी को बेटर मैनेज करना है, तो बजाय इसके कि हम कंजेक्टिव मेमोरी यूज़ करें, हम लिंक्ड मेमोरी यूज़ करते हैं, और उस लिंक्ड मेमोरी को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर। और लिस्ट की फॉर्म में उसे स्टोर करवाने के लिए हमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है, और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम मेमोरी की मल्टीपल लोकेशंस जहाँ पे डाटा स्टोर किया जो कि एक दूसरे से डिफरेंट, यानी कंजेक्टिव नहीं है, कॉन्टीजियस नहीं है, नॉन कॉन्टीजियस लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस को हमने आपस में लिंक कैसे किया है, हमने लिंकिंग की है उनके एड्रेसेस की, कैसे हमने नोड बना के हर लिस्ट के एलिमेंट को एक वैल्यू और एक एड्रेस असाइन करके स्टोर करवा के उसके पास लिंकिंग की, और हमने इस तरह से एरे के साथ जो मेमोरी के इश्यूज थे वो सारे के सारे कंजेक्टिव मेमोरी होना एंड मेमोरी का शॉर्टेज या फिर मेमोरी का वेस्टेज, उन सारे प्रॉब्लम्स को हमने कवर किया लिंक लिस्ट के थ्रू। अब लिंक लिस्ट पे एक एनालिसिस करते हैं कि लिंक लिस्ट हमारे पास कितना जो है बेटर परफॉर्म कर सकता है, या इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ हमने कहा था कोई ना कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अटैच होंगे। तो लिस्ट की भी बात करते हैं। अगर हम लिस्ट का एनालिसिस करें तो ऐड के फंक्शन को, अगर हम इसके फंक्शन, लिस्ट का एनालिसिस मींस हम इसके मल्टीपल फंक्शंस का एनालिसिस करें। अगर हम ऐड की बात करें तो हम सिंपली जो है न्यू नोड इंसर्ट कर देते हैं आफ्टर द करंट नोड। सो ऐड हमारे पास वन स्टेप ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के अंदर। रिमूव की बात करें तो रिमूव भी हमारे पास वन स्टेप ऑपरेशन है, जिसके अंदर हमें करंट नोड को रिमूव करते हैं और बाकी नोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम फाइंड की बात करें कि अगर हमने लिस्ट के अंदर कोई एक एलिमेंट फाइंड करना है, तो हमें जिस तरह एरे लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ता था, इस तरह हमें लिंक लिस्ट के अंदर भी हमें सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा। एरे लिस्ट के अंदर तो हम इंडेक्स बाय इंडेक्स मूव कर सकते थे, यानी पहले इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे प्लस प्लस करके लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट करके आगे मूव कर सकते थे। यहाँ पे तो हमारे पास लिंकिंग है, जिसमें हमें एक एड्रेस से जंप करना है दूसरे एड्रेस पे, दूसरे एड्रेस से जंप करना है तीसरे एड्रेस पे, तीसरे से चौथे पे, पहला कहीं ऊपर हो सकता है, दूसरा कहीं नीचे हो सकता है, तीसरा कहीं सबसे ऊपर हो सकता है। तो उन एड्रेस से हमें बारी बारी मूव करना है। सो फाइंड हमारे पास वर्स्ट केस बन जाता है जब हमें पूरी लिस्ट में से पूरी लिस्ट फाइंड आउट करके लास्ट एलिमेंट वो मिले जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। का फंक्शन क्या करता है, करंट को पीछे लेके आता है। करंट को पीछे लेके आता है मींस करंट को लास्ट करंट पे लेके जाता है, और लास्ट करंट को लास्ट करंट से भी पीछे लेके जाता है। ठीक है, तो मूविंग द करंट पॉइंटर बैक वन नोड रिक्वायर्स ट्रवर्सिंग द लिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट अंटिल द नोड हुज नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द करंट नोड। तो इसके लिए हमें पूरी पूरी लिस्ट को देखना पड़ता है, करंट को लास्ट करंट पे और लास्ट करंट को उससे पीछे लेके जाने के लिए हमें पूरी लिस्ट को शुरू से देखना पड़ता है कि वो कौन सा नोड है जिसके नेक्स्ट में करंट नोड या फिर कह लें जी लास्ट करंट नोड का एड्रेस है। क्योंकि हमने पीछे में जाना है ना, तो हमें उस नोड को फाइंड आउट करना होता है पूरी लिस्ट में से। लेट्स सपोज इसे इस तरह से सपोज करें कि हमारे पास सिर्फ करंट नोड का पॉइंटर है, तो करंट नोड को उससे पीछे लेके जाने के लिए हमें लिस्ट का वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके एड्रेस पोर्शन में किसका एड्रेस स्टोर है, जिसके एड्रेस पोर्शन में करंट नोड का एड्रेस स्टोर है। जब हमें वो नोड मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस नोड का एड्रेस जो है करंट नोड को असाइन कर देंगे, तो अब करंट नोड अपने से एक लोकेशन पीछे आ जाएगी। और अगर हम इसको लास्ट करंट नोड के साथ देखते हैं तो करंट नोड को हम बैक करते हुए लास्ट करंट नोड पे तो शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन लास्ट करंट नोड को उससे पीछे शिफ्ट करने के लिए अगेन हमें वही प्रोसीजर, हम शुरू से लिस्ट को देखना शुरू करेंगे, वन बाय वन सबके एड्रेस पोर्शन को पढ़ेंगे, और जिस भी नोड के एड्रेस पोर्शन में लास्ट करंट नोड का एड्रेस होगा उस नोड का एड्रेस हम लास्ट करंट नोड को असाइन करेंगे। सो बेसिकली लिस्ट के अंदर अगर करंट आपके पास
10 एलिमेंट है और करंट आपका 10 पे है और आपने इसे 9 पे लेकर आना है, तो आपको 9 एलिमेंट्स ट्रवर्स करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर लिस्ट का साइज़ लेट्स से 20 है और करंट आपके पास कहीं 15 पे है, तो उसे बैक पे लाने के लिए कम से कम जो है 14 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो जो है आपके पास बैक का फंक्शन भी वन स्टेप ऑपरेशन नहीं है, टाइम वेरिंग फंक्शन है, वन स्टेप सिंगल या यूनिट टाइम ऑपरेशन नहीं है। तो ऐड और रिमूव अभी तक हमें ठीक लगा। फाइंड और बैक हमारे पास टाइम वेरिंग फंक्शंस हैं लिंक लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, अब ये है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं लिंक लिस्ट के साथ, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास बैक मूव करना और फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड का फंक्शन अगर हम कहें कि ये दोनों प्रॉब्लम्स रिमूव हो सकते हैं किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, तो हाँ जी, एक स्ट्रक्चर के थ्रू ये रिमूव हो सकते हैं जिसे हम डबल लिंक लिस्ट कहते हैं, लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो सकते। हम बैक वाला प्रॉब्लम तो डबल लिंक लिस्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फाइंड वाला प्रॉब्लम हमारे पास लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर फिर भी रहेगा, क्योंकि जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो स्टार्ट पे भी हो सकता है, मिड पे भी हो सकता है, लास्ट पे भी हो सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट जिसे हम फाइंड कर रहे हैं वो लास्ट पे है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए पूरी लिस्ट को ही देखना पड़ता है। तो वो हमारे पास वर्स्ट केस में फाइंड ऐसे ही काम करेगा, लेकिन बैक के फंक्शन को हम वन स्टेप ऑपरेशन बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करें, एरे लिस्ट के साथ काफ़ी सारे इश्यूज थे जिन्हें हमने लिंक लिस्ट में कवर कर लिया। जैसे लिंक लिस्ट के अंदर अब ऐड और रिमूव जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइम नहीं लेते, बल्कि सेम टाइम लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट्स को मूव आगे या पीछे मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमें लिंकिंग करनी पड़ती है, और वो 2-3 स्टेटमेंट्स हर केस में सेम रहती हैं। जबकि अगर हम बात करें जो है सिर्फ और सिर्फ बैक का फंक्शन एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर रह जाता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हमने करंट को उससे पीछे लेके जाना पड़ता है। तो हमें पूरी लिस्ट को देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास करंट का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड सिंगल लिंक लिस्ट में ईजी है, लेकिन मूविंग बैकवर्ड ईजी नहीं है, इसलिए हम सिंगल लिंक लिस्ट की शेप चेंज करके, लिंक लिस्ट की शेप चेंज करके उसे सिंगल लिंक लिस्ट से हम बनाते हैं जी। तो बैक मूव करने के लिए वन नोड हमें बेसिकली स्टार्ट पे we have to start at the head of the single linked list and move forward until the node before the current we reach, ठीक है। यानी हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि क्यों ना हम हर एलिमेंट के साथ दो तरह के एड्रेसेस स्टोर करवा दें हर नोड के अंदर। एक तो उसका डाटा एलिमेंट प्लस जो दो एड्रेसेस हम उसके अंदर स्टोर करवाएं, उसमें से एक एड्रेस उस नोड से प्रीवियस नोड का एड्रेस हो और एक उससे नेक्स्ट का, ठीक है। यानी हर नोड के पास उससे पीछे कौन सी नोड है हर नोड को ये भी पता होगा, और उससे आगे कौन सी नोड है ये भी पता होगा। इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा, जब हमने बैक मूव करना होगा ना, तो सिर्फ हमें करंट को उसके करंट करंट नोड में से ही उसके प्रीवियस वाले पोर्शन का एड्रेस लेना है और करंट को असाइन करना है, तो करंट उससे प्रीवियस नोड पे मूव कर जाएगा, ठीक है जी। तो बैकवर्ड मूव करने का आसान तरीका ये है कि ना बजाय इसके कि हम लिस्ट को शुरू से पढ़ना शुरू करें और उस नोड को फाइंड आउट करें जिसके पास करंट का एड्रेस स्टोर है और फिर करंट को उस नोड पे लेके आए, हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है कि हर एलिमेंट के पास अपने से प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा और अपने से नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होगा। इससे क्या होगा, लिस्ट के अंदर मूवमेंट जो है बैकवर्ड मूवमेंट भी हमारे पास सिंगल स्टेप ऑपरेशन बन जाएगी, ठीक है जी। कैसे डबल लिंक लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका कोड देखते हैं हम। कुछ चेंजेस हमें नज़र आएंगे ऐड करते हुए। हमें जो है अब दो एड्रेस पोर्शंस को सेट करना है, हमें कनेक्शन बनाते हुए दो एड्रेसेस को दो कनेक्शंस तोड़ने और जोड़ने हैं, इस तरह रिमूव करते हुए भी। यानी हमारे पास कोड में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो सिंगल स्टेप वाले हो जाएंगे। देखते हैं किस तरह से। का हमारे पास कोड है जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने नोड को मॉडिफाई किया ना, नोड को मॉडिफाई करते हुए हमने उसके अंदर अब 3 डाटा मेंबर्स बना दिए हैं, एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा नेक्स्ट नोड और तीसरा प्रीवियस नोड। और इसी तरह फंक्शंस भी हमारे पास बढ़ जाएंगे। हमारे पास एक गेट और सेट का फंक्शन ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए, वैसे ही गेट नेक्स्ट और सेट नेक्स्ट के लिए हमारे पास दो फंक्शंस, गेट नेक्स्ट और सेट नेक्स्ट, नेक्स्ट नोड को सेट और गेट करने के लिए, और गेट प्रीवियस और सेट प्रीवियस हमारे पास प्रीवियस पोर्शन को यानी प्रीवियस वाले एड्रेस को सेट या फिर गेट करने के लिए, शो करवाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे एक डाटा मेंबर और दो मेंबर फंक्शंस हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं नोड की डेफिनेशन में। आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। में हमें
ज़्यादा केयरफुल होना है नई नोड ऐड करते हुए या फिर एक नोड को रिमूव करते हुए, क्योंकि अब जो नई नोड ऐड होगी उसका हमने कनेक्शन जो है वो पिछली नोड के साथ भी बनाना है और अगली नोड के साथ भी बनाना है। इसी तरह अगर कोई नोड हम रिमूव करेंगे तो उसकी हमने पिछली नोड को भी बताना है कि वो रिमूव हो गया और उससे आगे क्या है, और उससे अगली वाली नोड को भी बताना है कि उससे पिछला नोड रिमूव हो गया और अब उससे पीछे कौन सा नोड है। ठीक है, तो हम ऐड को पहले कंसीडर करते हैं। द ऑर्डर इन विच पॉइंटर्स आर reorganized is important. Consider add the order in which pointers are रीऑर्गेनाइज्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अगर हम ऐड का फंक्शन देखते हैं तो उसके अंदर हम इन पॉइंटर्स को रीऑर्गेनाइज करना बहुत जो है इम्पॉर्टेंट काम है। किस तरह से देखते हैं, ये हमारे पास फ़िलहाल एक लिस्ट हमें नज़र आ रही है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, जिसमें से 2 को अपने से प्रीवियस वाले हेड का एड्रेस पता है। प्रीवियस में गेट नेक्स्ट में उसके पास या नेक्स्ट जो उसका पोर्शन है, उसके प्रीवियस वाले पोर्शन में हेड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट वाले में जो है उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। इसी तरह 6 के पास अब उससे प्रीवियस वाले में पोर्शन में 2 का एड्रेस है, उससे नेक्स्ट वाले में 8 का एड्रेस है। इसी तरह 11 के पास उससे प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस है और उसे प्रीवियस वाले के पास 1 का एड्रेस है, लेकिन 1 के नेक्स्ट में चूँकि कोई नोड नहीं, इसलिए 1 को अपने नेक्स्ट वाले पोर्शन में उसके नेक्स्ट एड्रेस वाले पोर्शन में किसी का भी एड्रेस नहीं है। ठीक है जी, देखते हैं हम इस लिंक लिस्ट को, डबल लिंक लिस्ट को कैसे बनाते हैं। जी, ये है कि हमने न्यू नोड डबल लिंक लिस्ट के अंदर हमने जब एक नई वैल्यू ऐड करनी है तो न्यू नोड के सबसे पहले हमने न्यू नोड के सेट नेक्स्ट में करंट का गेट नेक्स्ट पास करना है। ये क्या हो रहा है जी, ये है जी हमारे पास नई नोड ऐड हो रही है। नई नोड हमारे पास कहाँ ऐड होती है, नई नोड हमारे पास ऐड होती है करंट से आगे। करंट से आगे ऐड होती है, कहने का मतलब है अगर हमने नई नोड ऐड करनी है तो वो 6 के बाद और 8 से पहले, यानी 6 और 8 के दरमियान आएगी। 6 और 8 के दरमियान आएगी तो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये करना है कि जो करंट से नेक्स्ट नोड है, करंट के से नेक्स्ट नोड है, उसका एड्रेस जो है हमने न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में दे देना है। देखिए जी, नई नोड 6 और 8 के दरमियान में आएगी तो नई नोड 9 को पता होना चाहिए कि उससे आगे कौन सी नोड है। अगर आप याद करें तो ये वही स्टेटमेंट है जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी यूज़ की थी कि हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में जिस नोड का भी एड्रेस है वो एड्रेस अब हम न्यू नोड के नेक्स्ट में पास कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया जा रहा है, सेकंड स्टेप में आपके पास जो करंट नोड है, करंट नोड का एड्रेस जो है वो न्यू नोड के प्रीवियस में सेट किया जा रहा है। यानी पहले हम न्यू नोड को हमने फोकस किया, न्यू नोड के पहले हमने नेक्स्ट में वो एड्रेस दिया जो करंट के पहले नेक्स्ट में था, यानी करंट से पहले आगे जो नोड थी वो अब न्यू नोड से आगे होगी। और करंट के प्रीवियस कौन सी नोड होगी, करंट के प्रीवियस करंट सॉरी न्यू नोड के प्रीवियस कौन सी नोड होगी, न्यू नोड के प्रीवियस करंट नोड होगी। न्यू नोड से नेक्स्ट कौन सी नोड होगी, न्यू नोड से नेक्स्ट जो है हमारे पास जी फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेप में हमने नई नोड जो बनाई है उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम जो करंट नोड से आगे नोड थी उसका एड्रेस दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी फोकस न्यू नोड पे किया। और फिर न्यू नोड के हमने प्रीवियस वाले पोर्शन में करंट का एड्रेस दिया, क्योंकि 9 को पता होना चाहिए उससे पीछे करंट है और उससे आगे वो नोड है जो पहले करंट से आगे थी। तो करंट से आगे वाली नोड का एड्रेस लेके हमने न्यू नोड के प्रीवियस में नेक्स्ट में सेट करवा दिया, न्यू नोड के प्रीवियस में हमने करंट का एड्रेस सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको इसकी प्रॉपर जगह पे हमने, यानी इसकी ड्रेसिंग तो प्रॉपर कर, लेकिन हमने एक नया लिंक जोड़ तो दिया लेकिन हमने पुराना लिंक भी नहीं तोड़ा। पुराने लिंक को कैसे तोड़ेंगे, हम करंट के गेट नेक्स्ट में, करंट के गेट नेक्स्ट से करंट के गेट नेक्स्ट वाले पोर्शन में, यानी करंट के गेट नेक्स्ट पे जो भी नोड एग्जिस्ट करती है जो कि 8 है, उसके प्रीवियस में हम बताएंगे कि अब तुमसे प्रीवियस कौन सी है, न्यू नोड है। यानी हमने नया कनेक्शन जोड़ तो लिया था, हमने 9 को तो बता दिया था उससे पीछे कौन है और उससे आगे कौन है, लेकिन हमें 6 को भी बताना है कि अब उससे आगे न्यू नोड है और 8 को भी बताना है कि उससे पीछे न्यू नोड है। तो 8 से पीछे न्यू नोड है वो कैसे हमने बताया, हमने करंट के गेट नेक्स्ट, यानी करंट के गेट नेक्स्ट पे कौन सा एड्रेस गेट होगा, 8 का, हमने 8 के प्रीवियस वाले पोर्शन को बताना है कि अब तुमसे। फोर्थ स्टेप में हमने करंट को अब बताना है
कि तुमसे नेक्स्ट कौन है, तुमसे नेक्स्ट अब न्यू नोड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने करंट के सेट नेक्स्ट को न्यू नोड असाइन कर दिया। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले न्यू नोड को उसकी न्यू नोड की एड्रेसिंग की। न्यू नोड को हमने बताया कि उससे आगे वो नोड होगी जो करंट से आगे थी और उससे पीछे वो नोड होगी जो करंट नोड थी। फिर हमने नोड से अगली नोड को बताया कि तुमसे पीछे न्यू नोड है थर्ड स्टेप में, और करंट नोड को बताया कि उससे आगे तुमसे आगे न्यू नोड है। उसके सेट नेक्स्ट में बताया कि तुमसे आगे न्यू नोड है। ठीक है, अब एक काम हमारे पास रह गया, वो ये कि करंट को हमने न्यू नोड पे मूव करना है, क्योंकि करंट हमेशा नई जो नोड बनती है उस पर जाता है। कर दिया एन नोड, न्यू नोड यानी करंट अब हमारे पास यहाँ पे मूव करने लग पॉइंट आउट करने लग गया। और फिफ्थ स्टेप में हमने हमारे लिस्ट का साइज भी इंक्रीज कर दिया। तो ये है डबल लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करने का तरीका, जिसके अंदर जो न्यू नोड बनती है उसके हमें दोनों एड्रेसेस सेट करने होते हैं, और वो हम किस तरह से लेते हैं, जिन दो नोड्स के दरमियान उसने सेट होना है उन दोनों नोड्स के प्रीवियस और नेक्स्ट वाले पोर्शन से एड्रेस उठा के हम जो है न्यू नोड को असाइन करते हैं, और न्यू नोड का एड्रेस जो जिन दो नोड्स के दरमियान वो आने वाली है उनके प्रीवियस और उनके नेक्स्ट वाले एड्रेस में सेट करते हैं, पोर्शन में सेट करते हैं, और साथ ही साथ करंट को मूव करते हैं और साइज इंक्रीज करते हैं। इस तरीके से नई नोड लिंक लिस्ट के अंदर, डबल लिंक लिस्ट के अंदर ऐड होती है। अच्छा, अब डबल लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो डबल लिंक लिस्ट ने हमारा बैक वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी डबल लिंक लिस्ट के साथ रह गया है, और वो क्या है, अब डबल लिंक लिस्ट के अंदर बैक में मूव करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब अगर हमें करंट से पीछे जाना है तो हम करंट के प्रीवियस वाले पोर्शन से एड्रेस लेंगे और करंट को पीछे मूव कर देंगे। अब जो हमारे पास एक प्रॉब्लम डबल लिंक लिस्ट के साथ रह गया है वो क्या है, वो सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझते हुए हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड इज अ स्लाइटली इज सिंगल लिंक लिस्ट इज सेट टू नल। इन सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट फील्ड लास्ट नोड की खाली रहती है। मूविंग अलोंग अ सिंगल लिंक लिस्ट हैज टू बी डन इन अ वॉचफुल मैनर। डबल लिंक लिस्ट हैज previous in the first node and next in the last node. A way around this potential hazard is to link to create a circular linked list. हाँ जी, ये पूरी स्लाइड हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट हमें क्यों बनानी है। अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में नल है। अगर हम डबल लिंक लिस्ट में देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास लास्ट नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में नल है। तो जब हम स्टार्ट से लिस्ट के चलना शुरू करते हैं और हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं तो लास्ट से हम वापस स्टार्ट पे नहीं आ सकते। वापस स्टार्ट पे आने के लिए हमें दोबारा हेड से शुरू करना पड़ेगा। हेड से शुरू करके तो दोबारा हमारी मूवमेंट जो ना लिस्ट के अंदर हो, यानी हेड से लेके हमने फिर दोबारा एंड पे आना है। ठीक है, तो उसके अंदर एक वॉचफुल मैनर है, यानी पूरा हमें एक मेथड फॉलो करना है जिसमें हमें स्टार्ट से एंड पे आना है। डबल लिंक के अंदर भी ऐसे ही है, दो नल पॉइंटर्स डबल लिंक लिस्ट के अंदर। अच्छा, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर तो हमारे पास एक नल पॉइंटर है, डबल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास दो नल पॉइंटर हैं। एक हमारे पास जो हेड पॉइंटर है उसका फर्स्ट नोड का प्रीवियस वाला जो पोर्शन है, और लास्ट नोड का हमारे पास लास्ट वाला जो पोर्शन है, यानी नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, दो नल है। जब हमारे पास इसमें नल होते हैं तो फिर उस नल वाली वैल्यू को, उस नल वाले पॉइंटर्स को, इस नल वाली नोड्स को मैनेज करना, हैंडल करना बहुत जो एक मैनेजेबल टास्क होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हेड से लेके लास्ट नोड तक हम वापस नहीं आ सकते। तो इन नल्स को अवॉइड करने के लिए और लिस्ट के स्टार्ट से एंड पे जाने के लिए बेसिकली हमें फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक जाने के लिए, लास्ट नोड से फिर दोबारा फर्स्ट नोड पे आने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट को सर्कुलर लिंक लिस्ट बना देते हैं, जिसमें हम लास्ट नोड को पहली नोड के साथ जोड़ देते हैं। वो किस तरह से, हम लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, और डबल लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन में फर्स्ट नोड का एड्रेस, और फर्स्ट नोड के प्रीवियस वाले पोर्शन में हम लास्ट नोड का एड्रेस दे देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे पास हम पहली नोड से आखिरी और आखिरी से फिर दोबारा पहली नोड पे आ सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट को बनाने का मकसद इन नल्स को अवॉइड करना और एक लिस्ट के अंदर मूवमेंट के फ्लो को जो है ना मैनेज करना है। लेकिन ये सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही बनाई जाती है और इसकी विद पर्पस बनाई जाती है। इसका खास काम और खास जो है इसका हम कहते हैं जी यूज होता है। किस तरह से देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को आगे।
हाँ जी, सबसे पहले ये सर्कुलर लिंक्स का एक व्यू ले लें। ये देखें जी, अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देखते हैं तो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर आखिरी एलिमेंट को फर्स्ट के साथ किस तरह अटैच किया, लास्ट एलिमेंट को हमने फर्स्ट का हेड का एड्रेस दे दिया। और डबल लिंक लिस्ट के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये होगा कि हम पहले एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, पाँचवें से फिर हम पहले पे मूव कर सकते हैं। यानी एक सर्कल बन गया है। ऊपर हमें जो है एक स्ट्रेट डायग्राम दिखाई गया और नीचे हमें एक सर्कल दिखाया गया जिसमें हम 2 से 6, 6 से 8, 8 से 7, 7 से 1 और 1 से दोबारा 2 पे आ। ये है वो प्रॉब्लम, ये है वो हमारे पास स्पेशल केस जिसके लिए हमें डाटा को सर्कुलर लिंक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, जिससे हम इस प्रॉब्लम को हम इस जो हमारा जो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाया है, उस प्रॉब्लम का नाम है जी जोसेफ्स प्रॉब्लम या जोसेफ्स फर्स्ट प्रॉब्लम। बेसिकली कहते हैं जी जोसेफ्स प्रॉब्लम में सर्कुलर लिंक लिस्ट का बेसिक हमें यूज़ आता है, नज़र आता है। और ये जोसेफ प्रॉब्लम है क्या, पहले हम ये समझते हैं और फिर लिंक लिस्ट सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट उसके अंदर कैसे यूज़ हो रही है हम उस पर बात करते हैं। कंसीडर करें कि हमारे पास 10 पर्सनस की एक लिस्ट है, ठीक है। 10 लोग हैं, लिस्ट को भी छोड़ते हैं, 10 लोग हैं और उसमें से हमें एक लीडर चूज़ करना है। जोसेफ प्रॉब्लम बिल्कुल एक गेम की तरह उसमें से लीडर चूज़ करता है। यानी हम एक काउंट करते हैं, हम उन 10 पर्सनस को एक स्पेसिफिक काउंट हम सेट करते हैं और जहाँ पे हमारा काउंट कंप्लीट होता है वहाँ पे जो भी पर्सन हमारे सामने आता है हम उसको अपनी जो सिलेक्शन में से निकाल देते हैं, ठीक है। फिर हम काउंट करना शुरू करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग कंप्लीट होती है, एक पैरामीटर हम सेट करते हैं, जो भी एलिमेंट हमारे सामने आता है हम उसे अपनी लिस्ट में से निकालते जाते हैं। इसी तरह करते करते हमारे पास लास्ट में एक एलिमेंट बचता है जो कि लीडर बनता है, ठीक है। कैसे इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारी हेल्प करेगी देखते हैं जी। साइड इन दैट ऑल 10 सिट इन अ सर्कल, उसके लिए हम क्या करते हैं, उन 10 पर्सन को एक सर्कल में सर्कुलर लिंक लिस्ट की फॉर्म में बिठाते हैं। काउंट विद पर्सन 1 एंड गो टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्किप 3। पर्सन 4 रीच्ड इज एलिमिनेटेड, यानी 1 से लेके 3 तक काउंटिंग करते हैं और फोर्थ पर्सन को एलिमिनेट करते हैं। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ से शुरू करेंगे, 5, 6, 7, 3 तक काउंट करेंगे और फिर हम सेवंथ वाले पर्सन को एक्सक्लूड करते, एलिमिनेट करते जाएंगे और इस तरह हमारे पास फाइनली एक लीडर बनेगा। किस तरह से इसको काउंट स्टार्ट्स विद द फिफ्थ एंड ओके, ठीक है। इसको करके देखते हैं। फर्स्ट 10 पर्सन हैं जिन्हें हमने एक सर्कल की फॉर्म में बिठा दिया, ठीक है। एक सर्कल की फॉर्म में हमने इन्हें बिठा दिया, ये 1 से लेके 3, 4, 5, ये हमने इनका क्लॉकवाइज रोटेशन सेट कर दी और हमें ये भी बता दिया कि हमारा काउंट क्या है, 3 है। यानी हमने 1, 2, 3 काउंट करना है, रुक जाना है और फिर जो वहाँ पे फोर्थ आएगा उसे एलिमिनेट करना है। फिर हमने नेक्स्ट 1, 2, 3 काउंट करना है, फोर्थ वाले को एलिमिनेट कर देना है। फिर 1, 2, 3 काउंट करना है, फोर्थ वाले को एलिमिनेट कर देना है। इस तरह करते करते हमारे पास फाइनली एक पर्सन बचेगा जो कि लीडर होगा। और ये किस वजह से है, क्योंकि हमने इस डाटा को एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज किया है। देखते हैं जी, हम इसके ऊपर काउंटर चलाते हैं क्या होता है। काउंट करने के बाद फोर्थ पर्सन एलिमिनेट हो गया। अब काउंटर हमारा कहाँ से कंटिन्यू होगा, 5 से कंटिन्यू होगा। फोर्थ 8 आया, 8 को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा काउंट 9 से चलेगा, 9, 10, 1 और फिर उसके बाद हमारे पास 2 एलिमिनेट होना चाहिए। 9, 10, 1 काउंट दोबारा 3 से शुरू होगा। 3, 5, 6 3 काउंट किए और उसके बाद 7 हमारे पास फोर्थ पर्सन बनता है, हम 7 को एलिमिनेट। फर्स्ट 9 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 9, 10, 1 और फोर्थ में हमारे पास 3 है, 3 को हम एलिमिनेट करेंगे। 9 हमारे पास 3 काउंटिंग हो गई, फोर्थ पे हमारे पास 10 है, 10 को एलिमिनेट किया। उसके बाद हमारे पास 9 है, फोर्थ पे 9 को एलिमिनेट किया। बस 1, 5, 6 1, 5, 6 में से हमारे पास थर्ड पे जो 3 काउंट पूरा होने 1, 5, 6 के बाद हमारा जो है काउंट कंप्लीट हो जाता है, तो फोर्थ हमारे पास एलिमेंट 1 बनता है। 1 हमारे 5, 6, 5 और फिर दोबारा 6 आ जाएगा, हमारे पास 6 में निकल जाएगा। देखना हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में हमारे पास अब 3 हमने काउंट पूरा करना ना, हम 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर से 5 जाते हैं, 3 हो गया और फिर फोर्थ हमारे पास जो पर्सन एक्सक्लूड होगा वो हमारे पास 6 होगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा और 5 ही हमारे पास इन 10 पर्सन में से लीडर है। तब जब हमने
क्लॉकवाइज मूवमेंट की और हमने जो हमारा काउंटर सेट किया वो हमने 3 सेट किया, तो उसके साथ हमारे पास फाइनली लीडर क्या निकला, 5 निकला। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लाइक जोसेफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो हम डाटा की फॉर्मेशन, डाटा की अरेंजमेंट का तरीका यूज़ करते हैं, वो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जिसमें हम डाटा को सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर लिंक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट लास्ट के साथ कनेक्ट होता है, फर्स्ट से हम लास्ट पे, लास्ट से हम फर्स्ट पे अगर मूव कर सकते हैं तभी ये सर्कुलर हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल हुई, और जिसकी मदद से हमने इस सर्कल में मूव करते 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 इन एलिमेंट्स को निकाला और फाइनली हमारे पास एक लीडर चूज़ हुआ। अगेन ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, इस वजह से पॉसिबल हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स एक सर्कल की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है जी, आप इसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल प्रोग्रामिंग कोड देख लेते हैं जोसेफ प्रॉब्लम का, कि हम लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट की फॉर्म में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जोसेफ प्रॉब्लम को, या बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रॉब्लम को हैंडल करता है। देखें जी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सबसे पहले तो इंक्लूड कर ली सी लिस्ट डॉट CPP, यानी जो हमने अभी अपना लिस्ट कोड बनाया है उसे अब हमने, अच्छा सर्कुलर लिंक लिस्ट कह दिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट का हम कहते हैं जी हमारे पास कोड है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डबल लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या चेंज करेंगे तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। ये चेंज करेंगे कि उनके लास्ट वाले जो नोड्स हैं उनके नेक्स्ट एड्रेस वाले पोर्शन में, सिंगल लिंक लिस्ट के केस में लास्ट नोड के एड्रेस वाले पोर्शन में हम हेड का एड्रेस दे देंगे, और डबल लिंक लिस्ट के केस में लास्ट नोड के नेक्स्ट में ना सिर्फ हेड का एड्रेस बल्कि हेड के प्रीवियस में हम लास्ट नोड का भी एड्रेस दे देंगे। तो वही लिस्ट हमारे पास सिंगल या फिर डबल लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट या फिर डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है जी, उस सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम कहते हैं जी हम ऐड कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। फिर क्या करते हैं, फिर ये हमारे पास मेन का एक फंक्शन है जिसके अंदर लिस्ट का जो बना दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हमने एक लूप लगाया, लूप किसके ऊपर लगाया, हमने 10 एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो 10 एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हमने इसके ऊपर एक लूप लगाया। पहले तो हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए ना, i and 10 और m3, ये वही है जो हम जोसेफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमें एक लिस्ट आई इज इक्वल टू 1 से लेके लेस दैन 10, यानी हम 10 तक जाते हैं, लेस दैन इक्वल टू 10, 10 हम लिस्ट के अपने एलिमेंट्स ऐड करते हैं, और हर लिस्ट के एलिमेंट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जो हमारे पास लूप का इंडेक्स है, यानी पहला एलिमेंट जो लिस्ट के अंदर आएगा इस सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर वो 1 होगा, दूसरा 2 3 4 5 6 7 1, लास्ट एलिमेंट 10 होगा, यानी 1 से लेकर 10 तक हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। फिर हम क्या करते हैं, लिस्ट के स्टार्ट पे पॉइंट, फिर क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं जो कि ये चेक करता है कि कहीं वन तो नहीं है, नहीं लेस देन 1 तो नहीं है, यानी जब तक लिस्ट की लेंथ ग्रेटर देन 1 रहती है, यानी लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट रहता है तब तक हमने उसके ऊपर ये जोसेफ प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करते रहना है। ठीक है, उसके लिए एक लूप लगाते हैं जो कि हमारे पास 1 एम पे पहुंचेंगे, यानी 3 तक हमारा काउंट होगा, तो क्या होगा लिस्ट जो है जहाँ पे हमारा 3 काउंट पूरा होगा उससे हम नेक्स्ट पे चल जाएंगे, यानी अगर हम 1 2 3 काउंट करते हैं तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, करंट नेक्स्ट पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद उस नेक्स्ट वाले एलिमेंट को गेट करके रिमूव कर दिया जाएगा, उसको शो किया जाएगा, यानी 4 को शो किया और उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, 3 तक काउंटर लगा, 3 काउंट पूरा हुआ, फोर्थ वाले एलिमेंट पे हम मूव किए, नेक्स्ट मूव किए, नेक्स्ट जहाँ पे हम मूव किए फोर्थ वाले को हमने गेट किया और उसे हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये लूप हमारा फिर ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाके यही काम करेगा कि हमारे पास देखिएगा लेंथ हमारे पास, यानी लिस्ट खाली तो नहीं हो गई, ग्रेटर देन 1 ही है, अगर लिस्ट के अंदर एलिमेंट हैं तो फिर दोबारा 1 से लेके 3 तक हमारा लूप चलेगा। हर इटरेशन पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, नेक्स्ट मूव करने के बाद जो है यानी 3 काउंट पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे और उस एलिमेंट को गेट करके उसे रिमूव करेंगे। फिर इस तरह ऊपर जाके देखेंगे लिस्ट खाली तो नहीं है, अगर खाली एक भी एलिमेंट है उसके अंदर तो अगेन वही वाला हमारे पास एक काउंटर चलेगा, 3 तक काउंट करके चौथे को हम निकालेंगे, चौथे पे मूव शिफ्ट करेंगे, उसे निकालेंगे और उसे रिमूव करते जाएंगे, और लास्ट पे जब हमारा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट पे हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा और वो क्या होगा, लिस्ट डॉट गेट से हम उसे शो करा के बताएंगे कि वही हमारा लीडर है। ठीक है जी, ये था हमारे पास जोसेफ प्रॉब्लम का प्रोग्रामिंग कोड कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट के रिमेनिंग फंक्शंस जो थे हमने उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखा, जिसमें हमने जब सिंगल लिंक लिस्ट का एनालिसिस किया तो हमें
रिमूव, जिसमें जो है हमें बैक का फंक्शन टाइम कॉस्ट वेरिंग फंक्शन लगा, और फाइंड का भी हमने फाइंड का कहा, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ना सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, ना डबल के अंदर, ना ही सर्कुलर के अंदर। लेकिन बैक के फंक्शन को हमने सिंगल टाइम या यूनिट टाइम ऑपरेशन बनाने के लिए डबल लिंक लिस्ट का जो है ना स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और उसके अंदर हम किस तरह लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और किस तरह रिमूव करते हैं, वो लिस्ट को ऐड कैसे करते हैं वो हमने देखा। रिमूव का काम आप करके दिखाएंगे, ठीक है जी। और फिर हमने देखा कि हमने उसका एक एनालिसिस देखा कि हमारे पास सिंगल और डबल लिंक लिस्ट के अंदर जो नल पॉइंटर है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और साथ ही साथ हमारे पास लिस्ट के अंदर स्टार्ट से एंड पे जाने का तरीका तो है, लेकिन एंड से वापस स्टार्ट में आने का हमारे पास डायरेक्ट वे नहीं था। उसको हमने मैनेज करने के लिए लिंक लिस्ट को सर्कुलर लिंक लिस्ट की शेप दी। अब सिंगल लिंक लिस्ट भी सर्कुलर फॉर्म में बनाई जा सकती है और डबल लिंक लिस्ट भी सर्कुलर फॉर्म में बनाई जा सकती है, और हमने ये साथ बता दिया कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट विद पर्पस बनाई जाती है, यानी स्पेसिफिक सिचुएशंस में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जोसेफ प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम किस तरह लिस्ट को यूज़ करके लीडर को चूज़ करेगी, उसका प्रोग्रामिंग कोड आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। इसको यहाँ तक पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। लिंक लिस्ट का हमारे पास यहाँ पे कोड कंप्लीट होता है। आपने क्या करना है, डबल लिंक लिस्ट के अंदर जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना है, उन सब के कोड आप लोगों ने लिख के मुझे दिखाना है कि उसको आप किस तरह से C++ में इम्प्लीमेंट करेंगे, कोड किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक है। ओके जी।